शायद इन तीनों की मिली भगत होगी और उमेश भी इसमें शामिल हो गया होगा, क्योंकि रवि करण के वकील ने ही उमेश की बेल करवाई। या फिर इस बात के भी पूरे चांसेस हैं कि इन सब ने मिलकर ये चक्रव्यूह रचा। टेक किया आपने बाबा? पहले बेटा छोड़ गया, अब भाई दूर होता जा रहा है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं भैया? हम हैं ना आपके साथ। भाई साहब, रवि और करण तो बच्चे हैं, लेकिन प्रकाश भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुलिस ने सिर्फ रवि और करण से नहीं, मुझसे और अजीत से भी पूछताछ की। पता नहीं ऐसा कौन सा डर है उन्हें जो पूछताछ में सामने आ जाएगा। आपको याद है भाई साहब, कैसे उस दिन मोहित और करण एक दूसरे के आमने सामने थे? अगर तेरी वजह से ये सौदा टूटा ना, तुझे बीच से फाड़ के रख दूंगा, बोल रहा हूं। मुझे इसमें मत घसीटिए साहब, मुझे कोई बदला नहीं लेना है, ना मैंने कोई बदला लिया है साहब। मैं समझ चुका हूं साहब, सब कर्मों का फल होता है। मैंने मेरा भुगता, उन लोगों ने अपना। नटवर, तू नटवर लाल है, कोई बाबा नहीं है। ये तुझे याद है या मैं दिलाऊं? याद है साहब, लेकिन जब से पैर धीमे चल रहे हैं ना साहब, तब से दिमाग तेज चलने लगा। सब समझने लगा हूं अच्छा बुरा, इसलिए ये चोरी चकारी सब छोड़ दिया मैंने। चोरी छोड़ दी, लेकिन हेरा फेरी वो तो नहीं छोड़ी ना तूने। अपने दोस्तों का साथ तो नहीं छोड़ा तूने। हाल खबर तो बराबर लेता रहता है तू उनकी। दुश्मनी तो मोल नहीं ले सकता ना साहब, तो हाल खबर ही लेता रहता हूं। हालांकि जब उनसे बात होती है तो उन्हें भी समझाता हूं, कुछ नहीं रखा भाई इसमें, सुधर जाओ। बहुत बकवास सुन ली तेरी। अब सीधे सीधे बोल, रघु और नंदू कहाँ है? उन दोनों से कांटेक्ट किया था ना तूने? क्या फिर नमलपुरा का उमेश में शामिल है इसमें? कौन उमेश था? उमेश ठाकुर? इसकी तब तक खातिरदारी करो जब तक ये सच ना उगलते। सर, ये नंदू और रघु भोपाल में अरेस्ट हुए थे। कुछ 1 महीने पहले बेल पे बाहर हुए। पल्लवी, तुम भोपाल जाओ, रघु और नंदू से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन पता करो, और जिस केस में ये अंदर हुए थे उस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से भी मिलो। इस बात के पूरे चांसेस हैं कि उनमें से कोई ना कोई इनके कांटेक्ट में जरूर है। ओके सर। नेटवर्क खुद हिस्ट्री शीटर है। रघु और नंदू से कांटेक्ट करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर ये काम रवि और करण ने करवाया है तो सोचने वाली बात यह है कि ये दोनों इतने खतरनाक सुपारी किलर से कैसे मिले होंगे। सर, वो अमित तोमर, इन दोनों का एडवोकेट, सर वो एक क्रिमिनल लॉयर है। वो जानता होगा रघु और नंदू को, शायद वहां से मदद मिली हो। मामा जी, चाय। मामा जी, आप अभी तक उठे नहीं। मामा जी, मामा जी, मामा जी उठिए। अजीत, माँ, जल्दी आइए। मामा जी उठिए। ये अचानक भैया को क्या हो गया? कहाँ लेके गए? माँ जी, आप घबराइए मत। मामा जी जल्दी ठीक हो जाएंगे। एक तरफ पुलिस सामने आने वाले हर एक एंगल को टटोल रही थी, और वहीं दूसरी तरफ बलवंत चौहान अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे थे। रघुवंशी और चौहान परिवार के लिए घड़ी बहुत मुश्किलों से भरी थी, और बादल का परिवार भी कई मुसीबतों से संघर्ष कर रहा था। हम बहुत परेशान हैं गुप्ता जी, अगली किस्त के लिए कुछ तो मोहलत दीजिए। पिछली 4 किस्तें भी बाकी हैं। बादल ने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर सारी किस्तें चुका देगा। लेकिन आपको पता है ना बादल के साथ क्या हुआ? हम अभी भी उस दुख से इसीलिए हम इतने दिन रुके रहे, लेकिन अब और नहीं रुक सकते। पिछली बार भी जब आपके खेत में आग लगी थी तब हमने सब्र किया था ना। अब आपकी मुसीबत देखने जाऊंगा ना तो मैं खुद मुसीबत में आ जाऊंगा। गुप्ता जी, मैं आपके पैर छूता हूं। देखिए विनायक जी, प्लीज, इन सब से कोई फायदा नहीं है। मेरे हाथ से चीजें निकल चुकी हैं। मुझे खेत से ट्रैक्टर ले जाना है, प्लीज चाबी दीजिए। दीजिए प्लीज। दे दे बेटा, दे दे। नंदू, रघु और यहाँ के पंजा गैंग के बीच काफी वक्त से गैंगवार चल रहा है। आए दिन दोनों गैंग के लोग एक दूसरे को निशाना बनाते हैं, पर एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए अच्छा है। कचरा खुद ब खुद साफ हो रहा है। लेकिन इस बार ये हमारे लिए गुड न्यूज नहीं। हमारे डबल मर्डर केस में रघु और नंदू किलर है, और उन दोनों के स्टेटमेंट्स हमें मास्टरमाइंड तक पहुंचा सकते हैं।
मैंने अपने इन्फॉर्मर्स को अलर्ट कर दिया। कुछ होने से पहले ही हमें दोनों की इन्फॉर्मेशन निकालनी हो और उन्हें जिंदा ही पकड़ना हो। आपने किसी अमित तोमर का नाम सुना है? एडवोकेट है। रघु और नंदू के केस में कभी आए हो यहाँ पे मिलने? आप फिल्में बहुत देखते हैं क्या इंस्पेक्टर साहब? कहानी तो पूरी फिल्म बना ली आपने, लेकिन मुझे फिल्मों का शौक नहीं है। मैं कानून के दायरे में रहकर अपने क्लाइंट्स को सलाह देता हूँ और उन्हें प्रोटेक्ट करता हूँ। उन्हें क्रिमिनल्स के नाम और नंबर नहीं देता। अपने काम को लेकर ऑनेस्ट हूँ। और रहा सवाल करण और रवि का, तो अगर मुझे लगता ये दोनों अपराधी हैं या इन दोनों ने किसी भी अपराध के बारे में मुझसे बात की होती तो मैं इनका केस लेता तक नहीं। आपका शक गलत है, मुझ पर भी और मेरे क्लाइंट्स करण और रवि पर भी। कमाल है तोमर साहब, आपने एक वकील होकर फैसला सुना दिया, बेगुनाह साबित कर दिया दोनों को। थोड़ा इंतजार तो कीजिए, अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई है। अभी तो बहुत सारे चेहरों से नकाब उतरना बाकी है। सुपारी किलर्स? हाँ, नंदू और रघु ये दोनों मध्य प्रदेश के कुख्यात किलर्स हैं। बादल और मोहित को मारने के लिए इन दोनों को हायर किया गया था। 10 से 12 सितंबर के बीच ये दोनों यहीं पालीपुर की एक लॉज में रुके थे। पर सर मेरा भाई बहुत ही सीधा लड़का था, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था जो कोई इतने खतरनाक लोगों को उसे मारने के लिए भेजेगा? बस करो अजीत, मोहित कोई बच्चा नहीं था और उसी ने बादल को बिगाड़ा था। और सर बादल ऐसा था ही नहीं कि वो किसी शादीशुदा लड़की को लॉज में मिलने बुलाए। मोहित ही उसको बहकाते रहता था, प्यार के किस्से सुना सुना कर उसका दिमाग खराब करता रहता था ताकि वो प्रीति से मिलता रहे। और अब पता चल रहा है कि मोहित की किसी से दुश्मनी थी जिसकी वजह से मेरा भाई मारा गया। जैब तू चुप हो जा, मेरा मुंह मत खुलवा। तेरा भाई भी कोई दूध का धुला नहीं था। नेटवर्क की टांग किसने तोड़ी थी? और मेरे भाई को भड़काया किसने था नेटवर्क की टांग तोड़ने के लिए? तुम्हारे भाई मोहित ने। मार साले को, छोड़ना मत। ओ साहब, कब तक यूं ही बैठा के रखोगे? बोला ना कुछ नहीं किया साहब। साहब मेरी बात सुनो, मैंने कब का ये बुरे काम छोड़ दिए? चुप करना, जाके बैठ जाओ पे। ओ साहब, बड़े साहब से बात करो ना। बोलो ना, चुपचाप बैठ। ओ साहब, साहब मेरी बात तो सुनो बैठ जाओ पे। ओ साहब, बलवंत भैया ने अपना बेटा खोया है, कैसे भूल रहे हैं आप कि मोहित अब वापस नहीं आएगा? मुझे भी दुख है इस बात का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपने बेटों की कुर्बानी दे दूं मैं। उनकी तरफदारी करने से पहले तुझे सोचना चाहिए। कुछ तो लिहाज कीजिए उनकी तबीयत का। बलवंत भैया अस्पताल में है, बेटा तो खो ही चुके हैं और अब भाई भी उनका साथ नहीं दे रहा, तो उनकी सांसें भी उनका साथ छोड़ रही हैं। नंदू और रघु के भी दर्शन होंगे चाचा? होंगे। इस बार 5 देशी कट्टे और गोलियों का चढ़ावा मांगा है दोनों ने। कुछ घमासान होने वाला है। आंखें खुली रखोगे तो दर्शन भी होंगे। रवि, करण, उमेश और दीपक सब पर वॉच रखे हुए हैं सर। और सर हमने इन चारों के कॉल रिकॉर्ड्स भी बारीकी से स्कैन किए, लेकिन हमें कोई भी ऐसा सस्पिशियस नंबर नहीं मिला जो कि रघु, नंदू या फिर हमारे डेटा में मौजूद किसी सुपारी किलर का हो। और नटवर भी अपनी बात पे अड़ा है। सर कांस्टेबल गिरधर को भी नटवर और उसके पुराने कॉन्टैक्ट्स की खबर निकालने के लिए काम पर लगा दिया। ये रहा मेरा इक्का। तू तो गया। ये मेरा बात, ये पंच। ये लीजिए मैडम, आपकी चाय। भैया ने मेरी शादी तो करवा दी, तुमसे दूर कर दिया। उस घर में एक एक मिनट मेरे लिए जंग है। मुझे घर वापस जाना अच्छा ही नहीं लगता। वहां रहकर भी बस हमारे बिताए हुए वक्त के बारे में सोचती रहती हूँ। बादल, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे वहां नहीं जाना है। दूर तो मैं भी नहीं रहना चाहता तुमसे, तो फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। इस बार हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा, तुम्हारा भाई भी नहीं। तुम लोग चाय पियो, 1 मिनट में आता। अपने पत्ते देख। भाभी, सुना है आप और बादल अच्छे दोस्त हैं, और ये भी सुना है कि दोस्ती काफी पुरानी थी। अरे घबराइए मत, जी को नहीं पता, हम बताएंगे भी नहीं, बेफिक्र रहिए आप। डॉक्टर ने कहा है कि आपको बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर देंगे।
भैया कैसे हैं आप? भैया मुझे माफ कर दीजिए भैया, वो कोठी जायदाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप जल्दी से अच्छे हो जाइए और घर आ जाइए। मामा जी, आपको भले ही नहीं चाहिए, पर रवि और करण, उनका क्या? हेलो। ये तो हद ही हो गई सर। पहले आप हमारे पीछे पड़े थे, अब हमारे वकील साहब पर भी शक कर रहे हैं। शक करना पेशा है हमारा। सच निकालने के लिए पहले हम शक करते हैं, फिर समझाते हैं, और अगर कोई नहीं समझे ना तो तभी से कुटाई करते हैं। अक्यूज बच नहीं सकता हमसे, चाहे वो कितने भी दूर छुपा। सर कहीं ऐसा ना हो कि अक्यूज्ड आपके सामने ही बैठा हो और आप दूर ही देखते रह जाएं। जो भी बोलना है खुल के बोल। अजीत रघुवंशी आपके नजदीक ही है सर। मोहित का कजन? हाँ सर, वही एक लौता अजीत रघुवंशी। और उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो उसका नाम ले रहे हो? कोई दुश्मनी नहीं है सर, पर आपकी उससे खास दोस्ती हो गई है। सवाल तक नहीं कर रहे आप लोग, शक की सुई तो घुमाइए उसकी तरफ। कुल्हाड़ी पर पैर मारने का शौक है तुम्हें रवि? अच्छा खासा ध्यान हटाता तुम लोगों पर से। पुलिस को दोबारा ऐसे मत छेड़ना, तकलीफ हो सकती है तुम दोनों को। सर अजीत का नाम सिर्फ हमें भटकाने के लिए लिया जा रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है पल्लवी, लेकिन एक बात तो है, अजीत ने खुद सामने से आकर हमें कोई बात नहीं बताई, ना तो जमीन जायदाद को लेकर झगड़े के बारे में, ना ही नटवर के साथ हुए झगड़े के बारे में। तो ऐसा तो नहीं है कि ये जानबूझकर अनजान बन रहा है। नंदू उठ, खबर मिली ससुराल वाले आ रहे हैं, जल्दी जल्दी चल। तुम बाहर से घेरा डालो, हम लोग अंदर जाते हैं। मैं बलवंत जी से मिलता हूँ, तुम आसपास पूछताछ करो। क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं? पुलिस आई है, बलवंत भाई साहब से अकेले में पूछना है उन्हें, हमारे सामने नहीं। पर ऐसी कौन सी बात है जो वो हमारे सामने नहीं कर सकते? आप अजीत पे शक कैसे कर सकते हैं सर? अजीत और मोहित तो सगे भाइयों से भी बढ़कर थे। बलवंत जी, काफी प्रॉपर्टी है आपके पास, रवि और करण में काफी लालच है आपकी प्रॉपर्टी को लेकर। क्या अजीत के मन में ऐसा कुछ नहीं है? मोहित ने जायदाद को लेकर अजीत के बारे में कभी आपसे कुछ कहा? कभी कोई झगड़ा हुआ हो मोहित और अजीत के बीच? आप कुछ बता सकते हैं? मनहूस है ये जायदाद, और आप मेहरबानी करके अजीत को रवि और करण से मत आकी। अजीत बड़ा ही सीधा साधा और पारिवारिक लड़का है। मेरी बहन और बहनों ने उसे खुददार बनना सिखाया है। कुछ मिला? तो ये अजीत इंसान है या फरिश्ता? लोग भगवान में भी बुराई ढूंढ लेते हैं, लेकिन इस अजीत की कोई बुराई नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी मैंने गिरधर को बोला है अजीत की दुकान के आसपास बात करने के लिए। हेलो, सब इंस्पेक्टर संदीप यादव। हाँ, कौन बोल रहे हैं? आपका शुभ चिंतक, जिसे आप और कानून दोनों पर भरोसा। मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, मोहित चौहान के केस में आपके काम आएगी। कॉलर ने कुछ नाम बताया अपना? शुभचिंतक और कानून पर भरोसा रखने वाला। मोहित और शिखा के बीच तलाशी है, उनके बीच में एक ऐसा रिश्ता है जो दुनिया से छुपा हुआ है। तुम्हें कैसे पता? कोई सबूत है तुम्हारे पास? मैंने कहा ना, मुझे आप पे भरोसा है, आप खुद ही ढूंढ लेंगे। डीसीओ से कॉल था सर। ये रवि और करण का ही काम होगा, खुद पर से शक हटाने के लिए अजीत को फंसा रहे हैं। पहले डायरेक्ट अजीत का नाम लिया और अब उसकी बीवी को बदनाम कर रहे हैं। सर, एक काम की इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। इसी गांव का एक आदमी है, उसने बताया कि अजीत और मोहित के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। उसने दोनों को झगड़ते हुए देखा था। अजीत भाई, भूल जाओ उस बात को। देख, गुस्सा थूक दे, अब हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहित देख, हर रिश्ते की ना एक मर्यादा होती है जिसे कभी भूलना नहीं चाहिए। तूने वो मर्यादा पार कर दी।
तू भाई है इसलिए चुप, पर दोबारा मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में मत घुसना। अजीत, अजीत, अजीत मेरी बात तो सुन भाई। कौन है वो जिसने अजीत के खिलाफ बताया? मामूली सा किसान है सर, हिम्मत करके उसने अजीत का नाम लिया है। अब सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। शिखा और अजीत से एक बार बात कर लियो, लेकिन ध्यान रहे विक्टिम की फैमिली है। सर आप लोग शिखा को ऐसे कैसे उठा के ले आए? सच जानने, और वो हम जान चुके हैं जो अब तक तुमने हमसे छुपाया। सच तो हम जान चुके हैं शिखा, बस तुम्हारे मुंह से सुनना है। बताओ। माँ, 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 माँ किधर है? पिताजी के साथ मंदिर गई। और अजीत वो तो दुकान पर होगा ना, मतलब घर पर कोई नहीं? नहीं, मैं अकेली। बाल काफी लंबे हैं तुम्हारे। जब भी छत पर बाल सुखाती हो कसम से मेरी नजर ही नहीं हटती तुम पर से। मोहित, भोली मत बनो। देखा है मैंने, हमेशा मेरे वर्जिश के वक्त ही तुम बाल सुखाने आती। छुप छुप कर देखती हो मुझे अच्छे से पता है तुम्हें क्या चाहिए। और अगर मेरा छूना तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो ठीक है, तुम जा सकते हो। मुझे मेरी लाइफ के सबसे अच्छे और सबसे खास लोगों से ही धोखा मिला था। कब पता चला तुम्हें? अरे मोहित, क्या कर रहे हो? अभी तो 10 मिनट ही हुए हैं सबको गए हुए, और वैसे भी आज शाम तक कोई नहीं आने वाला है। नहीं मैम, आप गलत कह रही हैं। अजीत कभी मोहित का मर्डर नहीं करवा सकते। उस दिन भी गलती हमारी थी, लेकिन उन्होंने खुद को सजा दी। चुप रहे, और आज तक उस बारे में कोई बात नहीं निकाली। क्या कहता मैं? गुस्सा निकालता भी तो किस पे? आखिरकार दोनों थे तो मेरे अपने ही ना। और फिर शिखा और मोहित दोनों की आंखों में शर्मिंदगी थी, पछतावा था। तो मैंने मोहित और शिखा दोनों को उनके पछतावे के साथ छोड़ दिया और मोहित से कहा कि मेरी गैर हाजिरी में मेरे घर में ना आया करे। अजीत, बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। माफी मांगने में भी शर्म आ रही है। पता नहीं कैसे बहक गई थी। कुछ माफ कर दो। दोनों को माफ कर चुका था मैं। माफ कर दिया था या फिर किस्सा जड़ से खत्म करने का मौका देख रहे थे? आपको लगता है कि मेरे भाई को मैंने मारा है तो चढ़ा दीजिए सूली पे, लेकिन जिन बातों को मैं भूल चुका हूं ना उन्हें याद करूंगा और ना इस बारे में कोई सफाई पेश करूंगा। बात मुझ तक थी इसलिए अब तक दबाए रखा, लेकिन अब पुलिस जान गई है तो आप लोगों को किसी और से पता चले इससे बेहतर है कि मैं ही। बहुत बढ़िया, मतलब आज रात को एक्शन होगा। एक्शन के लिए तैयार है ना? सारी बंदूकें तो जब्त हो गई, अब कैसे लड़ेंगे पंजा गैंग से? पक्का किसी ने खबर दी थी कि हम लोग गायत्री लॉज में हैं। खैर तू चिंता मत कर, कल बाबू के लोग आ रहे हैं इंदौर से सामान लेकर। उसके बाद पंजा गैंग के एक आदमी को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। खिड़की पे जाकर देख, आराम से आराम से।
लगता है हमें चारों ओर से घेर लिए। नंदू मारा गया? किसने मारा सर? और रघु कहाँ है? रघु फरार हो गया, ये पंजा गैंग का ही काम लगता है। सर नंदू तो मारा गया, लेकिन बादल और मोहित के केस को सॉल्व करने के लिए रघु का जिंदा पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। सर आपने गायत्री लॉज में जो छापा मारा था रघु और नंदू को पकड़ने के लिए, वहाँ आपको जो सीसीटीवी मिला है उसके फुटेज को स्कैन करना पड़ेगा, शायद उससे हमें कोई लीड मिल जाए। पल्लवी फुटेज आ गए। नंदू और रघु 10 दिन से गायत्री लॉज में रह रहे थे। काफी सारे फुटेज मैं भिजवाता हूँ। लेकिन इस गैंग वॉर के बीच रघु के जिंदा हाथ आने की उम्मीद ना के बराबर थी। फिर जिनको सुपारी मिली थी उनमें से एक बंदा मारा गया। अब हमारे पास ये सिर्फ रघु ही आखिरी उम्मीद है। इससे पहले कि रघु को कुछ हमें किसी भी हालत में उस तक पहुंचना। केस के खुलासे के लिए रघु का जिंदा हाथ लगना पुलिस के लिए बहुत जरूरी हो गया। सुराग की तलाश में पुलिस ने लॉज से मिले सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया था और साथ ही उस अज्ञात कॉलर की खोजबीन भी जारी थी जिसने मोहित और शिखा के अफेयर के बारे में बताया। केस से जुड़े सभी संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सर, भोपाल के गायत्री लॉज में जहां रघु और नंदू रुके थे उसके सीसीटीवी फुटेज में एक अजीब बात नजर आ रही है। ये देखिए। ये तो बादल है, ये अपने किलर से मिल रहा है। शायद बादल ने सुपारी दी। तो फिर खुद बादल क्यों मारा गया? और ये बादल रघु को कैसे जानता था? ये खतरनाक कातिल से मतलब बादल क्यों मिलेगा? यही सच है विनायक जी, बादल मिला था उससे। ये सब मोहित का ही किया धरा है। मोहित की बातें सुन सुन के आज बादल की ये हालत हुई है। अरे यार कितना टाइम लगाता है, कब से वेट कर रहा हूँ। तो वो मेरे जूते नहीं मिल रहे थे। चल चल। बादल रात में मोहित के घर जाता है, उसे पिक करता है, दोनों साथ में शराब खरीदते हैं और उसके बाद जबुआ तालाब जाते हैं जहां पर पहले से ही रघु और नंदू मोहित का इंतजार कर रहे थे। बादल को यूज किया गया होगा मोहित को झबुआ तालाब लाने के लिए, या फिर शायद बादल भी इस प्लान में शामिल थे। दोनों तालाब पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद मोहित को मार दिया जाता है। और इस मर्डर के पीछे जो कोई भी है वो बादल को डबल क्रॉस करता है और सुपारी किलर से उसे भी मरवा देता है। मास्टरमाइंड को बादल की जरूरत थी। मास्टरमाइंड ये बात अच्छी तरह से जानता था कि मोहित उसके कहने पर वहां नहीं आएगा। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन मर्डर्स के मास्टरमाइंड ये रवि और करण है। इन दोनों को बादल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मोहित इन दोनों के कहने पे वहां कभी नहीं आता। तो आप बोल रहे हैं कि हमने बादल को पैसों का लालच दिया और पैसों के लिए उसने मोहित को मरवा दिया, फिर हमने बादल को मरवा दिया। आप बोल क्या रहे हैं सर? वो दोनों बचपन के दोस्त थे। अगर बादल को ऐसा कुछ भी पता होता ना तो सीधा जाके मोहित को बताता। और कोई क्यों मदद लेगा मोहित को मरवाने के लिए बादल की? और बादल क्यों तैयार हो जाता? आप बताइए। बादल के पिता पर काफी कर्जा था, ये बात तुम लोग जानते थे। आप जानते हैं आपके बताने के बाद? इंस्पेक्टर तोमर आ रहे हैं। मेरे बेटे आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे जब तक वकील नहीं आ जाता। तो बुला लीजिए, क्योंकि कोर्ट में वकील की भी जरूरत पड़ेगी। यहां पर हमें जो पूछना था वो हमने पूछ लिया। अब आगे की पूछताछ लॉकअप में होगी, वो भी डंडे के साथ। मुझे रवि और करण के हर मोमेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए जाता हूं। जरूरत पड़े तो और आदमियों को भी लगा दो काम पर, और अर्जेंट में दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स में निकलवाओ। पल्लवी, रघु पर क्या अपडेट है? सर मेरी भोपाल पुलिस से बात हुई है, वो लोग काम पे लगे हुए हैं। मैं भी बात करता हूं उनसे। हमें किसी भी कीमत पर यह रघु चाहिए।
सर वो अननोन कॉलर शुभचिंतक, उसने को नई इन्फॉर्मेशन दी है। उसके मुताबिक मोहित का बादल की गर्लफ्रेंड प्रीति से भी अफेयर था। पक्का ही रवि और करण का ही काम। ये लोग गोल गोल घुमा रहे हैं हमें ताकि हमारा इन पे से ध्यान हट जाए। सर फोन पर तो ऐसा लगा नहीं कि इन तीनों में से किसी ने कॉल किया हो, पर कॉलर जो कोई भी हो, उसकी मोहित और शिखा वाली बात तो सच निकली जो किसी को पता नहीं थी। और चांसेस है कि मोहित और प्रीति वाली बात भी सच हो, शायद इसलिए बादल रघु से मिला हो। फिर बादल क्यों मारा गया? मोहित और प्रीति के अफेयर की वजह से? ये सरासर झूठ है मैडम। मेरा मोहित के साथ कोई अफेयर नहीं है। मैं तो मुश्किल से उससे 2 या 3 बार मिली थी। तो फिर बादल सुपारी किलर से मिला क्यों था? 6 सितंबर को बादल किलर से मिला और 11 सितंबर को दोनों बादल और मोहित मारे गए। तुम्हारी आखिरी बार बादल से कब बात हुई थी? बादल से मेरी आखिरी बार 7 सितंबर को हुई थी। बस कुछ दिनों की बात है प्रीति, मेरा जुगाड़ चल रहा है। पैसों का बंदोबस्त हो जाए, बाबूजी का कर्जा चुका दूं, फिर हम दोनों भाग चलेंगे। से बादल को कहीं से पैसे मिलने वाले थे, लेकिन कहां से, किससे, ये उसने प्रीति को नहीं बताया था। भाई साहब नटवर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। वो पुलिस आपके बारे में पूछ रही थी। उन लोगों ने बहुत मारा भाई साहब, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया कि बादल का खेत जलाने को आपने कहा है। पिछली बार आपने पैसे दिए थे, उससे तो पैर टूटने की भरपाई हो गई। लेकिन भाई साहब पिछले 1 हफ्ते से आपका नाम नहीं बताने की वजह से पूरा शरीर तोड़वा कर आ रहा हूँ। अब इसका डबल बोनस तो बनता है ना भाई साहब। कब लेने आओ भाई साहब? पुलिस अंधेरे में चारों दिशाओं में हाथ पैर मार रही थी, लेकिन कहीं से भी उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। इस केस का सारा दारोमदार एक ऐसे शख्स के बयान पर टिक गया था जो खुद एक पेशेवर अपराधी था, रघु चंदेल। और आखिरकार पुलिस की कोशिशें कामयाब हुई और रघु पुलिस के शिकंजे में आ गया। ये है कस्टडी ट्रांसफर पेपर। भोपाल पुलिस से बात हो चुकी है, रघु को जल्द से जल्द देकर आओ। हाँ तोमर साहब बोलिए। आपसे कुछ बात करनी थी, कब मिल सकते हैं? हाँ गिरधर बोलो। नाम क्या उस अज्ञात कॉलर का? मोहित ने जो कुछ किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मामा जी आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, गलती आपकी नहीं थी। ये लो बेटा। मामा जी आपने सब कुछ सोच समझ लिया है ना? सब कुछ सिर्फ मोहित को देना ठीक रहेगा? बेटा मैं तो चाहता हूं कि रवि और करण को भी कुछ दो, और मोहित को बुरा लगेगा। तेरे जैसा बड़े दिल वाला नहीं है। अजीत, मैं अपनी वसीयत बदलना चाहता हूं। ये है एडवोकेट नवीन शुक्ला, मिस्टर बलवंत चौहान के लॉयर। कुछ सेंसिटिव पता चला तो मैं इनको आपके पास ले आया। देखिए मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता, क्लाइंट की प्राइवेसी का ख्याल करना होता है। ये मर्डर केस है इसलिए बता रहा हूँ। बलवंत चौहान ने अपनी वसीयत तैयार करके रखी थी जिसमें उन्होंने सब कुछ अपने बेटे मोहित के नाम किया था। दूसरा कोई हिस्सेदार नहीं था, लेकिन उस वसीयत में एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा क्लॉज है जो आमतौर पर कोई नहीं रखवाता। कैसी कंडीशन, कैसा क्लॉज? आई एम सॉरी ऑफिसर, वसीयत की बात है, वो तो आपको बलवंत चौहान से ही पूछना होगा। इंस्पेक्टर ये लीजिए, ये वसीयत के कागजात है। साफ साफ लिखा है इसमें, सब कुछ मोहित के नाम। वसीयत में तो आपने सब कुछ मोहित के नाम ही लिखवा रखे हैं। ये क्या बलवंत जी, ये कैसी शर्त है? कैसी शर्त? क्या लिखा है इसमें? पढ़िए। अगर मोहित को कुछ हो जाए तो उसकी मौत के बाद मेरा सब कुछ मेरे बहन के पति कैलाश रघुवंशी के नाम कर दिया जाए। बलवंत जी, ये पेपर आपने खुद तैयार करवाए थे?
या फिर किसी को कहा था पेपर तैयार करवाने के लिए? सर क्या पूछना है मुझसे? क्या काम है बताइए ना। आवाज बदल कर पीसीओ से कॉल करना है। ये मोहित और शिखा को तलाशी है। इन दोनों का कुछ ऐसा रिश्ता है जो दुनिया से छुपा हुआ है। सर क्या पूछना है मुझसे? क्या काम है बताइए ना। आवाज बदल कर पीसीओ से कॉल करना है। ये मोहित और शिखा को तलाशी है। इन दोनों का कुछ ऐसा रिश्ता है जो दुनिया से छुपा हुआ है। सर मैंने वो कॉल सिर्फ मोहित को बदनाम करने के लिए किया था। उसी ने मेरे भाई को बहकाया था सर, और उसी की वजह से आज बादल घर का कर्जा चुकाने के बजाय एक शादीशुदा लड़की के पीछे पड़ा था, ठीक मोहित की तरह सर। इसलिए तूने अपने ही भाई को मरवा दिया? नहीं सर, मैंने किसी को भी नहीं मरवाया। मैंने सिर्फ फोन करके वो बताया जो मुझे सुनने में आया और कुछ नहीं। लेकिन मोहित यार अपनी भाभी के साथ, हाँ? अजीत को पता चल गया तो? अब सोच के थोड़ी ना किया था, बस हो गया। प्यार तो ऐसे ही होता है ना। और तू अपना देख, प्रीति भी तो शादीशुदा है। सर मैं चाहता था कि मेरा नाम सामने ना आए, इसलिए मैंने छुपकर पीसीओ से फोन किया। फिर प्रीति और मोहित का अफेयर वो कहाँ सुना तूने? प्रीति ने तो नकार दिया। सर प्रीति अपने शादी के बाद भी अपने पति को धोखा दे रही थी। कल जाके सर वो मेरे भाई को भी धोखा दे सकती थी। मैं चाहता था उसका भी नाम उछले, उसकी भी बदनामी हो, इसलिए मैंने दूसरा कॉल किया और मोहित और प्रीति की कहानी सुनाई। अपनी कहानी सुनाना बंद कर और हमें ये बता, मोहित और बादल के मर्डर के बारे में क्या जानता है तू? सर वो अज्ञात कॉलर बादल का भाई जय था। जय कह रहा है कि उसने सिर्फ मोहित और प्रीति को बदनाम करने के लिए सब किया। और सर पल्लवी रघु को लेकर आ रही है, उससे तो सब पता चल जाएगा। लेकिन सामने से कोई कुछ नहीं बोल रहा। अब ये रघु ही बताएगा कि कौन किसके साथ क्या करना चाहता है। पर अजीत ने वसीयत में ऐसा क्यों लिखवाया? कोई और बात नहीं थी, सिर्फ सेफ्टी के लिए लिखवाया था पापा का नाम। तो फिर ये बात बलवंत जी से क्यों छुपाई? क्योंकि तूने कभी माफ नहीं कर पाया। तू अच्छी तरह से जानता था कि शिखा तुझसे ज्यादा मोहित को पसंद करती थी, और तू देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। कोई पछतावा नहीं था उन दोनों को? हाँ, नहीं माफ कर पाया उन्हें मैं। कैसे माफ करता? मेरे मना करने के बाद भी मिलते थे, बार बार मिलते थे। कैसे बर्दाश्त करता? मेरा भाई, मेरी बीवी मेरे ही पीठ में बार बार खंजर घोंप रहे थे, और रही कहीं कसर इस बलवंत मामा ने पूरी कर दी। मुंह से बेटा बेटा बोलते थे, दिल से कभी माना ही नहीं बेटा। तो मैं तो चाहता हूं कि रवि और करण को भी कुछ दो, और मोहित को बुरा लगेगा। मामा जी ने सब कुछ मोहित को दे दिया, मेरा जिक्र तक नहीं किया। और वही बेटा मेरी ही बीवी के साथ। सबने मुझे समझ क्या रखा है? सारी कुर्बानियां मैं ही दूं? मेरी मां ने मेरे हिस्से का आधा प्यार मोहित को दे दिया, उसका कोई बोल नहीं। मैंने हमेशा उसे छोटे भाई की तरह संभाला, उसका कुछ नहीं। मोहित को कैसे मारा और बादल रघु तक कैसे पहुंचा? हाँ गुप्ता जी, आपको सारी किस्त मिल जाएगी। अब मुझे कुछ और वक्त चाहिए। हाँ वो क्या है ना, कुछ महीने पहले मेरा खेत जल गया था, तो इसलिए। हाँ मैं करता हूँ। हाँ मैं जल्द से जल्द करता हूँ। हाँ। क्या हुआ? नहीं माने बैंक वाले? नहीं यार। 5 लाख का कर्जा है ना? हाँ। इतना तो मोहित से मांग सकता है। नहीं, दोस्ती के बीच में पैसा नहीं लाना मुझे। तो मैं एक जुगाड़ बताऊं? 5 लाख कमाने। कैसा जुगाड़? कल मिल मुझसे। कहाँ? जब हुआ तालाब के पास। बोल अब क्या जुगाड़ है? मोहित को जान से मारना है, सब मैं करूंगा, तू बस मेरा साथ दे। क्या बकवास कर रहा है? हाँ? मजाक कर रहा है तू? नाटक मत कर। तू अच्छे से जानता है कि मोहित शिखा के साथ क्या कर रहा है। जानता हूं, और ये मानता भी हो कि गलत है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझने वाला। देख, मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। मोहित के मरने के बाद बलवंत मामा की सारी जायदाद मेरी है। तू बस मेरा साथ दे, मैं तेरा 5 लाख का कर्जा भी उतरवा दूंगा। सोचो। देख, मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता, ठीक है?
और तू भी ये सब मत सोच, नशे में है तू। डर मत, हम लोग नहीं मारेंगे, पेशेवर खूनी आएंगे उसे मारने के लिए। तू बस मोहित को यहाँ ले आ, करेगा मेरा ये काम? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अपने दोस्त को मैं धोखा नहीं दे सकता, ठीक है? शुरू में बादल ने मना कर दिया, लेकिन मैं जानता था कि इस दोस्ती को सिर्फ गरीबी ही तोड़ सकती है। मुझे पता था कि बादल सर से लेकर पांव तक कर्जे में डूबा हुआ। उस बारे में बात भी मत करना चाहिए। मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। देख, मुझे तो मेरे भाई, पत्नी, सब ने धोखा दिया। तो दोस्त क्या चीज है? और कल को अगर तेरा बाप कर्जे में मर गया तो अचार डालेगा दोस्ती का? मोहित सिर्फ अपना फायदा देखता है, तू अपना फायदा देख। चल, 7 लाख दूंगा तुझे। बोल। देख, अब तू सोचने लगा। चल, तेरे लिए 8 लाख। कर्जा चुकाने के बाद भी 3 लाख बचेंगे तेरे पास। सोच के बताना। आखिर इतने सालों की पक्की दोस्ती में दरार आ ही गई। क्या सोचा फिर? तैयार हूं मैं, लेकिन 10 लाख लूंगा और जायदाद का एक हिस्सा मेरा। मंजूर? मैंने एडवांस देने के बहाने जानबूझकर बादल को रघु के पास भेजा। अजीत ने बादल को भेजा था, हमें उसी से पैसे मिले थे। ठीक है, निकल अब। तू रघु और नंदू जैसे क्रिमिनल्स तक कैसे पहुंचा? कुछ साल पहले हमारे यहाँ एक लड़का काम करता था, वो जानता था नंदू को। फिर 11 तारीख को कैसे मारा? तू रघु और नंदू जैसे क्रिमिनल्स तक कैसे पहुंचा? कुछ साल पहले हमारे यहाँ एक लड़का काम करता था, वो जानता था नंदू को। फिर 11 तारीख को कैसे मारा? 11 तारीख को मैं दुकान का कुछ सामान लाने के लिए जबलपुर के लिए निकला। प्लान के मुताबिक बादल मोहित को झबुआ तालाब वाले जंगल के पास लाने वाला था। बादल, ये कौन सी जगह है? चल तो सही। क्या हुआ? इतना चुप क्यों है? क्या हुआ? मैं बताता हूं क्या हुआ। जीत, तू यहाँ कैसे? हे अजीत, क्या है ये सब? हे भाई हूं मैं तेरा। और शिखा तेरी भाभी है। समझाया था तुझे, हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, उसे पार नहीं करना चाहिए। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। बादल, समझाना इसे, कुछ भी बोल रहा है। हे भाई अजीत, कसम से ऐसा फिर से कभी नहीं होगा। बादल, बोलना इसको कुछ भी। बादल, बादल, बादल। मरवा दिया मैंने मोहित को, अपने धोखेबाज भाई को। रिश्तों की मर्यादा कुचल दी थी उसने। अब उसका मरना जरूरी था। बादल को क्यों मारा? मोहित उठना, मोहित, मोहित। ये क्या कर डाला हमने? हाँ? अरे बाप है ये बाप, अपने भाई जैसे दोस्त को पैसों के लिए मार दिया। कुछ बोल दूंगा, मुझे नहीं चाहिए पैसे, मैं अपना गुनाह कबूल कर लूंगा। मोहित उठना, मोहित, 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 दोनों की
लाश बाइक पे डाल दो और सोमबाग में जाके फेंक दो। ध्यान रहे, बाइक किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। मैं घर जा रहा हूँ। नंदू, मुझे टाइम पे फोन करना और ध्यान रहे लोकेशन यहीं की होनी चाहिए, कहीं जाना मत। तू फिक्र मत कर, बादल के फोन से पहले जय को फोन करूंगा और उसके 10 मिनट बाद तुझे। लाशों को सोमबाग ले जाना और बादल के फोन से मुझे और जय को कॉल करने का मकसद सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करना था। तुझे क्या मिला दो जान लेकर? आप नहीं समझेंगे सर, जिसके साथ धोखा होता है ना वही समझ सकता है बस। धोखा तो तूने भी दिया है अपनी माँ को, उससे उसके दो बेटे छीन लिए, एक को मरवा दिया और एक मरने तक जेल में रहेगा। ये धोखा तेरी माँ को जिंदगी में सताएगा। मेरी परवरिश में कहीं कोई कमी रह गई थी। खुद को दोष मत दे बीना, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी गलती। उमेश देख, प्रीति तो कुछ बता नहीं रही है। तू जानता है तो सच बता, क्या प्रीति का उस लड़के से अफेयर था? अजीत रघुवंशी और सुपारी किलर रघु चंदेल को इस डबल मर्डर के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के जुर्म में अरेस्ट किया गया है। फिलहाल दोनों जुडिशियल कस्टडी में हैं। सभी रिश्ते भरोसे की नींव पर टिके हुए होते हैं, फिर चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। लेकिन इस केस की विडंबना यह थी कि यहाँ हर किसी ने अपने चाहने वाले का विश्वास तोड़ा। मोहित ने अजीत की पत्नी शिखा के साथ अफेयर कर विश्वासघात किया। अजीत के गुस्से और दुख को समझा जा सकता है, लेकिन उसने षड्यंत्र रचकर अपने ही ममेरे भाई की हत्या करवाई, जिसे किसी भी एंगल से जायज नहीं ठहराया जा सकता। उसके पास अपनी पत्नी शिखा और ममेरे भाई मोहित से अलग होने और रिश्ते को खत्म करने का विकल्प था, लेकिन अजीत लालची बन गया। उसने मोहित का कत्ल करके जायदाद हथियाने का रास्ता चुना। अपनी इस मंशा को अंजाम देते हुए अजीत ने अपने ही परिवार को तबाह कर दिया। उसने अपनी मां से उनके दोनों बेटों को छीन लिया। कहा जाता है कि हर फसाद की जड़ जर, जोरू या जमीन, इन्हीं तीनों में से कोई एक होती है। लेकिन इसमें दोष जर, जोरू और जमीन का नहीं, बल्कि उस शख्स का होता है जो इन्हें हासिल करने के लिए अपनी इंसानियत खो बैठता है। जज्बात में बहकर, आवेश में आकर जुर्म का रास्ता इख्तियार कर लेना बहुत ही आसान और कमजोर विकल्प है, जो आगे चलकर सिर्फ तकलीफ देता है। अगर आपको पता चले कि आपका जीवन साथी आपको धोखा दे रहा है, तो ऐसे हालात में उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना या उस रिश्ते को जबरदस्ती खींचना ये प्रॉब्लम का हल नहीं हो सकता है। ऐसे वक्त में उचित यही है कि इंसान बिना किसी विवाद के उस रिश्ते से अलग हो जाए और जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करे। बदला और विश्वासघात कभी किसी का भला नहीं करते। ये एक के बाद एक आने वाली मुसीबतें हैं, जिसका आखिरी अंजाम हमेशा तबाही लाता है। गलत काम में की गई कोशिशों से कभी भी सुकून हासिल नहीं किया जा सकता, और ना ही अपने खालीपन और नाकामयाबी के दर्द को दूसरों के बारे में बुरा सोचकर दूर किया जा सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी कल रात 11 बजे एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। तू फिर से शुरू हो गया यार। हमने डिसाइड किया था ना कि अब से सिर्फ दारू पार्टी। अबे राजवीर, कुछ बोलना यार इसे। अरे तेजपाल यार चिल मार, नशा क्यों खराब कर रहा है? और तेरी दारू तो क्या, दुनिया का कोई भी नशा इसकी बराबरी नहीं कर सकता। यकीन नहीं आता तो ट्राई करके देख ले। तेरे को जो ठीक लगता है कर, तेरे को वैसे भी किसी की सुननी तो है नहीं। अबे तेजपाल, अबे जाने देना उसे, जिंदगी के मजे लेने दे, और तू अपनी दारू के मजे ले।
दिन भर से अब टाइम मिला तुझे मुझसे मिलने का? मेरे लिए तो टाइम है। चुप कर, झूठ ना बोल तू। वो तो मैंने तुझे फोन करके बुलाया, नहीं तो अभी तू पार्टी कर रहा होता अपने दोस्तों के साथ। बातें सुनाने को बोला, क्यों टाइम वेस्ट कर? आई लव यू करण। आई लव यू बरका। फिर बरका? मैं तुझे बरका दिखाई दे रही हूँ? करण, मैं हरजोत हूँ। करण, बरका तेरी लाइफ से जा चुकी है, वो नहीं है तेरी जिंदगी में। मैं हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी करण। हरजोत, क्या कर रही है तू यहाँ? और ये चर्सी यहाँ क्या कर रहा है? पापा, वो मैंने इसे बुलाया था। नीचे जा। पापा, पर अब कुछ मत करना इसके साथ पापा, अब मेरी कसम। ठीक है, नहीं करूंगा। जा नीचे। फिर आ गया तू, हैं? चल यहाँ से, चल नीचे। पापा, अंदर ले जा इसको, अंदर ले जा, चल चल, अंदर ले जा इसे, चल। तो फिर आ गया, मैंने तुझे बोला था ना, यहाँ दिखना नहीं। फिर चल यहाँ से। साढ़े चर्सी, तू ऐसे नहीं सुधरेगा। दूर रहे मेरी बेटी से, मेरी बेटी से दूर रहे, दूर रहे मेरी बेटी से। करण, करण उठ पुत्र, क्या हो गया? उठ जा। अरे जी, संभाल लो इसनो। और पानी सर के ऊपर से जा चुका है। तुम्हारा ये चर्सी और निकम्मा बेटा मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, मेरी इज्जत नाल खेल रहा है। माफ करना वीर जी, मैं मानती हूँ मेरा करण गलत है, लेकिन आपकी हरजोत, उसे भी तो रोको ना। क्यों बुलाती है वो मेरे बेटे को? संभल के बोलना, बहकाया इसने उसको। अब की बार तो हाथ ही उठाया, अगली बार अपने आप को रोकूंगा नहीं, मार डालूंगा ऐसे। सत श्री अकाल मम्मी। सत श्री अकाल मम्मी जी। बेटा सत श्री अकाल, आओ आओ अंदर आओ। और कैसे हो मम्मी जी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ पुत्र, तू ठीक है ना? तू कहाँ जा रही है? करण कमरे में नहीं है। क्या बात है, आज तो आपका शहजादा इतने सवेरे उठ गया? हाँ, कल रात को नशा नहीं करके आया क्या मम्मी? ऐसी बातें करती है ना, भाई है वो तेरा। मम्मी, मुंह बंद करने से सच्चाई नहीं मिटने वाली। गुरप्रीत, ठंड रख। सच्ची तो बोल रही हूँ ना मैं। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी ना उससे। मम्मी, कोई फायदा नहीं उससे बात करके, अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला है, अब उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। मेरा पीछा कर रहा है? बरका, मैं वो तुझसे कुछ बात करना चाहता। अब क्या बात करनी है तुझे? मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझसे शादी। बकवास ना कर, और ये मत भूल कि मेरी शादी हो चुकी है, समझा तू? बरका, ऐसा मत बोलना। हाँ छड़ मेरा, मैं तो क्या, दुनिया की कोई भी कुड़ी ना तेरे जैसे शराबी नशेड़ी के साथ में शादी नहीं करेगी। बहुत कुछ जानती है ना मेरे बारे में, तो मैं भी तेरे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। पिछले 5 साल से अपने पति और अपनी फैमिली के पीठ पीछे जो कुछ कर रही है ना, सब जानता हूँ मैं। अगर मैंने तेरे पति और तेरी फैमिली को बता दिया तो कितनी बेइज्जती होगी तेरी। तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? नहीं नहीं, मैं तुझे ब्लैकमेल क्यों करूंगा? मैं तो तेरे से प्यार करता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि सोच ले मेरे बारे में, नहीं तो तुझे पता है क्या कर सकता हूँ ना मैं।
करण का कुछ करना पड़ेगा। कह रहा है कि सब कुछ जानता है और सबको सब कुछ बता देगा। कैसा है करण? करण, तेरे जीजाजी कुछ पूछ रहे तुझसे। तो क्या करूं? मेरा जवाब देने का मन नहीं है। करण, बदतमीजी ना कर। नशा के तेरे सर पे चढ़ गया है जो बड़ों से बात करने की तमीज भूल गया तू। तेरे जैसे बड़े ना बहुत देखे मैंने। अरे कैसी बातें कर रहा है? बड़ी बहन है वो तेरी। अरे मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी है, बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हो। अच्छा, तो तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है? हाँ तो ठीक है, चल बता बता, ऐसे कौन से जरूरी काम होते हैं तुझे? बता ना। मैं बताऊं? आधी रात कुड़ियों के घर में घुसना और फिर उनके बाप से मार खाना, ये काम होते हैं तेरे। क्यों आती है तू यहाँ? निकल अभी क्या अभी। चुप, ये घर तेरे नाम पे नहीं है जो तू इतनी अकड़ दिखा रहा है मुझे। अच्छा अब समझा मैं। ये सब ड्रामा तू उस जमीन के लिए कर रही है ना जो मेरा नाम है। वो जमीन पापा की थी और जितना हक तेरा उस जमीन पे ना उतना हक मेरा भी है, समझा? वो जमीन मेरे नाम है और भूल जाओ उसमें से मैं तुझे 1 इंच भी दूंगा। क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? चुप कर जा रब द वास्ते, चुप कर जा गुरप्रीत। एक बच्चा तो दे नहीं सकती अपने पति को बात करते हैं। करण, करण चुप कर, माफी मांग तो गुरप्रीत से। करण, करण। नशे के आदी होकर दुनिया में लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। क्या 25 साल का करण बाजवा भी उन्हीं में से एक होने वाला था? क्या था करण का भविष्य? क्या नशे की लत की अंधेरी गुफा में कोई नई किरण दिखाई देने वाली थी, या फिर यह अंधेरा ही उसके जीवन का अंत था? करण, 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 कपड़े तो हैं। हेलो, सत श्री अकाल आंटी जी। बेटा तुझे पता है करण कहाँ है? नहीं आंटी, मेरी बात नहीं हुई उससे। रुको मैं अभी फोन करके पूछता हूँ। नहीं नहीं, फोन तो उसका परसों से ही ऑफ आ रहा है, घर पे भी नहीं है। तुझे पता है कहाँ जा सकता है वो? आंटी मुझे तो नहीं पता। आप एक काम करिए ना, आप राजवीर को फोन करके पूछ लीजिए, शायद उसे कुछ पता हो। नहीं आंटी, परसों रात को ही हम मिले थे, उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई। समझ ही नहीं आ रहा कहाँ चला गया है। आंटी आप टेंशन मत लो, मैं कुछ जगह जानता हूँ जहाँ पे वो जा सकता है, वहाँ पे देखता हूँ शायद मिल जाए। तू पहले यहाँ आ जा, मैं चलूंगी तेरे साथ। सागर, 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 पिछले 2 दिन में तूने करण को कहीं देखा है? आज कल परसों कभी भी देखा है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। करण मुझे बगैर बताए ऐसे कहीं नहीं जाता था। उसे कुछ हो तो नहीं गया? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आंटी आप डरिए मत, वो एकदम ठीक होगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये सब देख के मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा बेटा। पुलिस के पास चले? हाँ आंटी, चलने में कुछ नहीं है, पर मुझे लगता है आपको गुरप्रीत जी और जीजा जी के साथ जाना चाहिए। करण 2 दिन से गायब है सर। हमने हर जगह ढूंढा उसे, पर वो कहीं नहीं मिला। रब द वास्ते मेरे बच्चे को ढूंढ दो जी। आखिरी बार कब देखा था उसे? 4 सितंबर को, जब मैं गुरप्रीत के ससुराल गई थी ना मोगे, तब। करण, मैं जरा 2 दिन के लिए मोगे जा रही हूँ गुरप्रीत के पास। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आ जाऊंगी। जरा अपना ध्यान रखना। हाँ भी कुछ कुछ पैसे चाहिए। कितने? 10,000। इतने पैसे क्यों चाहिए? कुछ काम
है। क्या काम है? 2 दिन पहले वो रेंट के पैसे उठाए थे ना, कहाँ गए वो? नशे में? सारे पैसे नशे में उड़ा दिए तूने। अगर तुझे पैसे चाहिए ना तो इस घर से बाहर निकल, कमा और जिन्ने चाहिए खर्च कर ले। हाँ, जाओ अपनी बेटी के पास और बोल देना अपनी बेटी को भी 1 पैसा नहीं दूंगा, 1 इंच नहीं दूंगा अपनी जमीन का। देख लूंगा सबको। मौका पहुंचते ही मैंने उसे फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। मुझे लगा गुस्सा है इसीलिए फोन नहीं उठा रहा है, बाद में उठा लेगा। लेकिन उसके बाद से तो उसका फोन ही बंद आ रहा है जी, परसों रात से। जिन्हें नंबर ते तुसी कॉल किया है वो अजे बंद है। गुरप्रीत, हाँ पुत्र, पहले कम से कम घंटी तो जा रही थी, अब तो फोन ही बंद हो गया। मम्मी, आप उसे बार बार फोन कर रहे हो इसलिए तंग आके उसने फोन बंद कर दिया होगा। टेंशन ना लो। 7 तारीख को जब मैं घर वापस आई तो वो घर पे भी नहीं था। आपके बेटे को शराब या ड्रग्स की लत है? जी सर, वो शराब भी पीता है और ड्रग्स भी लेता है, एडिक्शन है उसे। बद्री, क्या हुआ, क्या मामला? सर, ये लोग मिसिंग कंप्लेन लिखवाने आए हैं। ये करण बाजवा 5 सितंबर की रात से गायब है। ये आपका बेटा है? हाँ जी, हाँ जी, परसों से गायब है जी। हम बहुत परेशान हैं। साहिब नगर में किसी को जानती हैं आप? साहिब नगर? क्या हुआ? कल सुबह साहिब नगर पुलिस को वहां एक वीरान इलाके में करण की डेड बॉडी मिली। आप लोगों को डेड बॉडी की पहचान करनी होगी ताकि हम कार्यवाही आगे बढ़ा सकें। मम्मी, बॉडी की पहचान हो गई है सर। बॉडी हरलीन बाजवा के बेटे करण बाजवा की है। हरलीन की बेटी गुरप्रीत की तबीयत खराब थी, इसलिए हरलीन गुरप्रीत से मिलने 4 सितंबर को उसके घर मोगा गई थी। 5 सितंबर को करण का फोन स्विच ऑफ हुआ और वो लापता हो गया। और 6 सितंबर की सुबह को करण की लाश साहिब नगर के एक वीरान इलाके से मिली। करण यहाँ एसपी नगर में रहता था, इस साहिब नगर में क्यों गया हो? इसके फोन की डिटेल्स हैं? कल सुबह तक आ जाएंगी सर, पर करण का पोस्टमार्टम हो गया। इंस्पेक्टर, ये 100% मर्डर है। रस्सी से गला घोंट कर इसे मारा गया और बॉडी से जितनी मात्रा में अल्कोहल और ड्रग्स मिला है उससे साफ कहा जा सकता है कि ये अल्कोहल और ड्रग एडिक्ट था। डॉक्टर, क्या ये पॉसिबल है कि इसे ड्रग का ओवरडोज देकर मारा गया? नहीं, पक्का गला दबा कर मारा गया है। इसके गले की नसें फटी और हाँ, जिस दिन इसे मारा गया है उस दिन भी ये हार्ड ड्रग्स लिया हुआ था, जिसके कारण ये खुद को बचाने का प्रयास भी नहीं कर पाया। मौत कब हुई होगी? परसों रात 10 और 12 के बीच। परसों मतलब 5 सितंबर को, उसी रात जिस रात ये गायब हुआ। करण साहिब नगर क्यों गया होगा? वहाँ करण का कोई दोस्त रहता है या आप लोगों का कोई रिश्तेदार? नहीं जी, हमारा वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है। क्या आप लोग जानते हैं कि करण को नशे की लत थी, वो ड्रग एडिक्ट? जी पता था। करण अपने पापा का बहुत लाटा था। 7 साल पहले जब उसके पापा की हार्ट अटैक से डेथ हुई तो अपने पापा का दुख भुलाने के लिए उसने शराब पीनी शुरू कर दी। ये बात मुझे पता थी, लेकिन उसने ड्रग्स कब लेने शुरू कर दिए मुझे नहीं पता। आप लोगों ने करण को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती क्यों नहीं करवाया? सर, वो भी करके देखा, एक बार नहीं कई बार, पर करण वहां टिकता ही नहीं था। कुछ ही दिनों में वापस भाग आता था। करण की किसी से कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा? दुश्मनी तो नहीं थी, पर 2-3 हफ्ते पहले हमारे पड़ोसी हैं दिलबाग सिंह जी, उन्होंने करण को धमकी दी थी। कहा था कि अगर वो नहीं सुधरेगा तो वो उसको जान से मार डालेंगे। ऐसा क्या हुआ था? उन्होंने करण को और उनकी बेटी हरजोत को एक साथ देख लिया था। हरजोत? ये हरजोत करण की गर्लफ्रेंड थी? हमें नहीं पता कि वो करण की गर्लफ्रेंड थी या नहीं, वो तो बस करण की बचपन की दोस्त थी। हरजोत और दिलवा के फोन नंबर दीजिए और करण के दोस्तों के, शायद उनसे कुछ पता चले।
तुझे चाहती थी वो तो हो गया, मर गया करण। ये झूठे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये क्या बोले जा रही है तू? मैं बस इतना चाहती थी कि ये मेरा पीछा ना करे। ये सब नहीं चाहती थी मैं। चुप कर, झूठ मत बोल। तू कोई मौका नहीं छोड़ती थी उसे बेइज्जत करने का। निकम्मा है, मर क्यों नहीं जाता, ना जाने क्या क्या कहती थी। तूने तो मेरे करण के साथ ऐसे नहीं किया ना। ऐसे तो मैं भी कह सकती हूँ कि तूने मारा है इसे। ये सब जानते हैं कि तू कैसे इसके पीछे पड़ी रहती थी। बस यही तुझे भाव नहीं देता था। और तेरे पापा ने तो इसे धमकी भी दी थी। ये तो सबको पता है ना। जुबान संभाल के बात कर, समझी ना, मैं तेरी तरह नहीं हूँ। शांत हो जाओ तुम लोग, बंद करो ये तमाशा। सर, करण का फोन मर्डर की रात यानी 5 सितंबर को उसी की कॉलोनी में रात 9:35 पर स्विच ऑफ हुआ था। जिस रात करण का मर्डर हुआ उसके फोन पर आखिरी कॉल किसका था? उसके फ्रेंड तेजपाल का। ये भी करण की कॉलोनी एसबी नगर में रहता है। इनफैक्ट इसके दोनों दोस्त तेजपाल और राजबीर, इन दोनों ने ही करण को मर्डर से पहले आखिरी बार देखा। परसों रात को ही हम मिले थे। बुलाओ दोनों को, मैं बात कर। और तुम पड़ोसियों से बात करो। करण जिस लेवल का नशा करता था, तो हो सकता है नशा करके उसने मोहल्ले में कई हंगामे किए हों, झगड़े किए हों। और अगर ऐसा है तो उसने किसी न किसी से दुश्मनी जरूर मोल ली होगी। राइट सर। और खबरें से कहो कि करण और उसकी फैमिली की सारी बैकग्राउंड खोद निकालो। सर करण है ना बहुत अच्छा लड़का था, सबकी मदद करने वाला था। पर जब से उसने नशा करना शुरू किया, बर्बादी हो गया। नशे की लत ने उसे हरलीन बहन जी के लिए ही नहीं, पूरी कॉलोनी के लिए सरदर्द बना दिया था। कॉलोनी का सरदर्द मतलब किसी से कोई झगड़ा दुश्मनी रही होगी? दुश्मनी का कोई पता नहीं, पर लोग उससे परेशान ही थे। अरे आज सवेरे ही उसके घर में कितना बड़ा हंगामा हुआ है। अब क्या लेना है तू? या तुझे चाहती थी वो तो हो गया, मर गया करण। ऐसे तो मैं भी कह सकती हूँ कि तूने मारा है इसे। ये हरजोत और बरखा एक दूसरे पर इल्जाम क्यों लगा रही थी? वो क्या है ना सर, हरजोत, बरखा और करण तीनों बचपन से ही दोस्त थे, साथ ही बड़े हुए। पर बड़े होके करण को बरखा से प्यार हो गया, पर बरखा उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। उल्टा हरजोत करण के पीछे पागल थी और करण उसे पूछता ही नहीं था। और इसी सब में उनकी दोस्ती खराब हो गई। जिस रात करण का मर्डर हुआ उस रात करण को आखिरी बार तुम दोनों ने देखा था? हाँ जी सर, उस रात करण 10 बजे तक हमारे साथ ही था, फिर वो चला गया। करण का फोन स्विच ऑफ हुआ 9:35 और 10 से 12 के बीच में उसका मर्डर हुआ। अगर 10 बजे तक वो तुम दोनों के साथ तुम्हारे घर पर था, तो 9:35 पर उसका फोन स्विच ऑफ किसने किया? तुम दोनों ने। बोलो, क्यों मारा उसे? सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? कह नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूं, क्या हुआ था? किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था जो तुम दोनों ने या तुम दोनों में से किसी एक ने उसको मार डाला? सर हम उसे क्यों मारेंगे? और वैसे भी सर उसका फोन तो घर से निकलने से पहले ही स्विच ऑफ हो गया था। चलो मैं निकलता हूँ। इतनी जल्दी? हाँ यार, कुछ खाऊंगा फिर घर सोने चला जाऊंगा। अबे सुन, अबे तेरा फोन बंद है, चार्ज कर ले। चार्ज कर लूंगा घर जाकर। तो उसका फोन तुम लोगों ने स्विच ऑफ किया होगा। क्या सबूत है कि तुम लोग सच बोल रहे? सर आपको देने के लिए कोई सबूत तो नहीं है हमारे पास, पर उस रात यही हुआ था। सर हम कसम खा के कह रहे हैं सर हम झूठ नहीं कह रहे। वो हमारा बेस्ट फ्रेंड था। बेस्ट फ्रेंड हो तो फिर इतना भी जानते होगे कि बेस्ट फ्रेंड की लाइफ में कोई थी या नहीं थी? बोलो, थी कोई? हाँ, मैं करण से प्यार करती थी, और आज से नहीं, जब मैं 12 साल की थी तब से। लेकिन करण तुमसे नहीं, बरखा से प्यार करता था, है ना? हाँ, शुरू में वो बरखा को चाहता था, पर 2 साल पहले जब बरखा की शादी हुई, उसके बाद मैं और करण क्लोज है। हमारा अफेयर, हमारा रिलेशनशिप शुरू। अगर ये सच है तो फिर बरखा ने यही क्यों कहा करण तुमसे प्यार नहीं करता था? आई लव यू करण। आई लव यू बरखा। अब बरखा क्यों झूठ बोल रही है ये मुझे नहीं पता, पर सच तो ये है कि मैं और करण साथ में बहुत खुश थे। तुम्हें क्यों लगता है कि बरखा करण की मौत चाहती थी? क्योंकि बरखा करण से बहुत नफरत करती थी। बरखा तुम्हारी भी दोस्त है ना? हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, पर अब उसकी अपनी जिंदगी है और मेरी अपनी। दोस्ती दुश्मनी जैसा कुछ नहीं है। वो निकम्मा धरती पे बोझ था जी। मुझे उस चर्सी के बारे में कोई गल नहीं करनी। वो मर चुका है, तब भी आपकी नफरत कम नहीं हुई है। तब तो आपको बहुत तकलीफ होती होगी ये जान करके आपकी बेटी उससे प्यार करती है। बहुत थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो निकम्मा मेरी बेटी के लायक नहीं है। तो उसका कोई उपाय नहीं किया आपने? कोशिश तो की थी कि हरजोत की कहीं शादी हो जाए और वो उसकी जिंदगी से दूर चला जाए। बेटा ऐसे नहीं करते बेटा। मुझे कोई बात नहीं करनी, सिवाय इसके कि आप लोग मुझे शादी के लिए मजबूर नहीं करोगे। बोलो नहीं करोगे, देखो वरना मैं मार लूंगी खुद को। नहीं करेंगे बेटा, नहीं करेंगे। तू रख दे, पीछे रख। उस दिन के बाद मैं इतना डर गया था कि उसके बाद कभी हरजोत से शादी के बारे में बोलिए नहीं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए
करण का मर्डर करवा देना सबसे अच्छा उपाय है। उपाय तो अच्छा है जी, पर मैंने मारा नहीं उसे, क्योंकि मुझे पता था कि उसके बाद हरजोत कभी मुझे माफ नहीं करती। सर हरजोत करण से बहुत प्यार करती है सर। और करण? करण उससे प्यार नहीं करता था, वो सिर्फ उसे यूज कर रहा था। हरजोत को ये पता था? पता नहीं सर। मान लो अगर हरजोत को पता था कि करण उसे यूज कर रहा है, तो क्या हरजोत करण को नुकसान पहुंचा सकती थी? नहीं सर, कभी नहीं सर। वो तो करण से बहुत प्यार करती थी सर। तुम लोगों को पता नहीं है, 80% क्राइम प्यार करने वाले ही करते हैं। सर हम दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड थे और करण ने प्यार की बात करके सब खराब कर दिया। ये बात मैंने बड़े प्यार से उसे समझाई भी थी, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं था। हाँ बोल, क्या बोलना था तेरे को? बरखा मैं तुमसे देख करण, तुझे जो कुछ भी बोलना है ना जल्दी बोल। मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, प्रोजेक्ट सबमिट करना है। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे और अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। देख करण, हम बचपन से बेस्ट फ्रेंड हैं, पर सिर्फ फ्रेंड है। मैं तुझे बॉयफ्रेंड की तरह नहीं देख सकती यार। देख मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, पर सिर्फ फ्रेंड वाला। प्रॉब्लम क्या है मुझ में? करण तुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं, तू बहुत अच्छा लड़का है। तुझे मुझसे भी ज्यादा अच्छी लड़की मिल सकती है, पर तुझे पता है ना कि मेरे पापा कैसे हैं। अगर उन्हें इस सब के बारे में पता चल गया तो घर में हंगामा हो जाएगा। लेकिन बरखा। करण प्लीज प्लीज मुझे अपने दिमाग से निकाल दे, हमारा कुछ नहीं हो सकता। सर मेरे इतने समझाने के बाद भी करण ने मेरी एक बात नहीं सुनी। उसने मुझे परेशान करना बंद नहीं किया, वो मेरा पीछा करने लगा। दिन ब दिन उसकी हरकतें बढ़ती ही जा रही थी सर, और एक दिन तो उसने हद ही कर दी। बरखा। करण तू यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? कल मुझे आपसे बात करनी है। घुमा फिरा के नहीं कहूंगा, सीधे सीधे बोलता हूँ, मैं बरखा से प्यार करता हूँ। हमेशा खुश रखूंगा इसको मैं, और ये भी मुझसे उतना ही प्यार करती है, लेकिन आपके डर से बोलते नहीं है कभी। पापा ये झूठ बोल रहा है, मैं इससे कोई प्यार व्यार नहीं करती पापा। मैंने इससे कभी नहीं कहा कि मैं इससे प्यार करती हूँ। ये झूठ बोल रहा है पापा। शगुन, पापा इसकी बात मत सुनिए। इसको अंदर लेके जाओ। अभी की अभी मेरे घर से निकल जा और दोबारा कभी दिखाई मत देना। भूल जा बरखा को। चल निकल, निकल बाहर। ये चल रहा तेरा पढ़ाई के नाम पे? पापा करण बकवास कर रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बस बहुत होगी तेरी पढ़ाई, आज के बाद तू घर के बाहर नहीं जाएगी। 15 दिन के अंदर मैं कोई लड़का ढूंढ के तेरा ब्याह करूंगा, और अगर तूने कोई भी तमाशा करने की कोशिश करी ना तो जान से मार दूंगा तुझे, समझी? सर उसकी वजह से मेरी पढ़ाई, मेरा करियर सब बर्बाद हो गए। उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी सर। उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुमने उससे बदला लिया उसका मर्डर करके। क्या? सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा उसे। करण को मारने का मकसद था तुम्हारे पास, और उसका मर्डर तब हुआ जब तुम अपने माँ बाप के पास आई हुई। मेरी मम्मी की तबीयत खराब चल रही है, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ सर। सर हम आपको ये कैसे बता सकते हैं सर कि बरखा करण का मर्डर कर सकती है या नहीं? हरजोत को छोड़कर उसके पिता दिलबाग और बरखा के अलावा और किसे करण से प्रॉब्लम थी? पता नहीं सर, हमें जो कुछ पता था हमने आपको सब सच सच बता दिया। हेलो, हाँ बोलो। हाँ पुलिस आई थी यहाँ पे, पर उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है। हाँ मैंने सब संभाल लिया है। हरजोत बेटा, मुझे मालूम है तू बहुत दुखी है, लेकिन सुबह से तूने कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा कुछ खा ले। वो निकम्मा, वो जसीकरण मर गया। अभी खुश है आप? कहना क्या चाहती तू? पापा सच बोलिए, क्या आपका इसमें कोई हाथ था? मुझ पर शक कर रही बेटा? नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। पापा सॉरी पापा। हाँ सरबजीत पाजी, अगले महीने सगाई रख लेते हैं और शादी की डेट भी निकाल लेंगे। आप शादी की तैयारी करो। हाँ जी,
हरजोत मान गई है शादी के लिए। मम्मी ये लीजिए दवाई। मम्मी आप हमारे साथ मोगा क्यों नहीं चलती? हाँ, आप यहाँ अकेले रहोगे तो आपको करण की याद और भी आएगी ना। हमारे साथ रहोगे तो थोड़ा चेंज मिल जाएगा आपको। गुरप्रीत, तुम यहाँ करण के रूम में क्या कर रही हो? और इस एनवेलप में क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो मैं मम्मी की मेडिकल रिपोर्ट्स लेने आई थी। मगर मम्मी जी की मेडिकल रिपोर्ट्स तो मम्मी जी के रूम में होंगे ना? हाँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरे दिमाग ने ना जैसे काम करना ही बंद कर दिया। आप चलिए ना, मैं ये सब ठीक करके आती हूँ। पोंटी, कोई अच्छी खबर बता। कुछ पता चला करण के बारे में? साहब करण के बारे में तो नहीं, बरखा के बारे में ज़रूर कुछ पता चला। क्या? सर करण से नफरत तो इसलिए नहीं करती थी कि उसका कॉलेज छूट गया था, उसकी पढ़ाई छूट गई थी, बल्कि वो एक लड़के से प्यार करती थी और साहब वो दोनों शादी करने वाले थे। लेकिन करण के ड्रामेबाजियों की वजह से उनके बाप ने उसकी शादी कहीं और कर दी। और असली खबर साहब ये है कि इन दोनों का अफेयर अभी भी चल रहा है। कौन है ये लड़का और कहाँ रहता है? निहाल अहलूवालिया, रणवीरपुर में रहता है। लेकिन बरखा के कॉल रिकॉर्ड में हमें किसी निहाल अहलूवालिया का नंबर नहीं मिला। तो क्या ये बरखा 2 नंबर यूज कर रही है? हाँ साहब, क्योंकि खबर पक्की है, उन दोनों का चक्कर अभी भी चल रहा है। और बरखा की शादी के बाद निहाल बौखला गया था। हाँ सर, मैंने मारा था उस साले को। रामनाथ, थाना ही है। सॉरी सर, पर सब खत्म कर दिया था उसने। कितना कुछ सोचा था मैंने। मैं नौकरी ढूंढ रहा था, सोचा कि एक अच्छी नौकरी मिलेगी तो बरखा के बाप से उसका हाथ मांग लूंगा। लेकिन उससे पहले ही करण ने तमाशा कर दिया और बरखा की शादी किसी और से हो गई। 5 सितंबर की रात को कहाँ था तू? सर मैं घर था अपने। साले, अगर तू घर पे था तो जिस वक्त जिस रात करण का मर्डर हुआ, तेरा फोन वहां पे क्या कर रहा था? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने करण को नहीं मारा। सिर्फ तूने नहीं, तूने और तेरी गर्लफ्रेंड बरखा दोनों ने मिलकर मारा है। तूने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। जब बरखा अपने माँ बाप के घर जाएगी, तुम दोनों मिलकर करण का मर्डर करोगे, है ना? नहीं सर, ये सच नहीं है। तो उस रात तो बरखा के साथ नहीं था? सर मैंने करण को नहीं मारा सर, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता सकता। ठीक, तो सोच ले ज्यादा कब बोलना। तब तक सड़ यहीं, जाने मत देना से। सर अगर निहाल ने करण को नहीं मारा तो फिर बता क्यों नहीं रहा है कि उस रात करण की कॉलोनी में करने क्या गया था? ये निहाल उस रात बरखा के साथ होगा, इसलिए नहीं बता रहा। हमें ये पता लगाना है कि क्या इन दोनों ने मिलकर करण का मर्डर किया। देखते हैं, कुछ वक्त अंदर रखते हैं, शायद सच बार आ जाए। सर अब तक जितने भी लोगों से पूछताछ की, किसी का भी कनेक्शन साहिब नगर से नहीं, जहाँ करण की लाश मिली थी, और किसी के फोन रिकॉर्ड्स में भी कुछ नहीं मिला। समीर, कहीं हम गलत डायरेक्शन में तहकीकात तो नहीं कर रहे? करण की माँ ने बताया कि उनकी 10 एकड़ ज़मीन, 10 एकड़ ज़मीन कम नहीं होती। सर आपका मतलब है कि ज़मीन को लेके कोई झगड़ा? चांसेस हैं सर, अगर प्रॉपर्टी के पेपर्स करण के नाम हो तो। पता लगा प्रॉपर्टी किसके नाम पर और इनकी माली हालत कैसी, और करण की बहन गुरप्रीत और उसका जीजा अमन, दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो। राइट सर। बरखा, तेरी माँ की तबीयत अब ठीक है, तो अपनी पैकिंग कर और ससुराल जाने की तैयारी कर ले। पापा मम्मी की तबीयत अभी ठीक है, पर पूरी तरह से नहीं ठीक है पापा। जितना बोलना है उतना कर। मिठाई का डिब्बा तो ठीक ठाक रख दिया ना? जी रख दिए, पर आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हैं? हरजोत को पता चलेगा ना तो। तू टेंशन मत ले, शादी की तैयारी कर, हरजोत को मैं संभाल लूंगा। हाँ, जमीन करण के नाम पर थी, लेकिन मैं बस अपना हिस्सा मांग रही थी। और इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं अपने भाई का मर्डर कर दूंगी।
तब भी नहीं, जबकि आपके हस्बैंड की माली हालत बहुत ख़राब है, पैसों की तंगी है और वो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। हाँ, मैंने बिजनेस का पूरा प्लान बना लिया था। अगर वो शुरू हो जाता, चल जाता, तो हमारी लाइफ बन जाती। लेकिन शुरू नहीं हो पाया, है ना? क्योंकि करण ने प्रॉपर्टी में हिस्सा देने से साफ मना कर दिया। हाँ, क्योंकि उसे अपने अलावा और कुछ नहीं दिखता था। वो सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा नशे में उड़ा देना चाहता था। और इस बात का बहुत गुस्सा था? नहीं, गुस्सा नहीं था, पर पूरा तो लगा था। मैंने तो गुरप्रीत को ये भी बोल दिया था कि कोई जरूरत नहीं उसे हिस्सा मांगने की या पैसे मांगने की। गुरप्रीत अगर वो हिस्सा नहीं देना चाहता तो रहने दो ना, बेकार में उसके पीछे मत पड़ो। क्यों रहने दूं मैं? हाँ, वो मेरे पापा की प्रॉपर्टी है, मेरा भी उसमें बराबर का हिस्सा है। मैं अपना हिस्सा क्यों छोड़ूं? और वैसे भी मैं पैसे उड़ाने के लिए थोड़ी ना मांग रही हूँ, मैं तो हमारे बिजनेस के लिए मांग रही हूँ ना। हाँ, मुझे पता है, पर मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ ना, और सब सही चल रहा है। अमन, आप क्यों नहीं समझ रहे? वो ये सारे पैसे ड्रग्स में उड़ा देगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि गुरप्रीत को हिस्सा चाहिए था, और करण से गुस्सा थी कि करण घर के सारे पैसे नशे में बर्बाद कर रहा था। पर गुरप्रीत करण की बहन है, वो अपने छोटे भाई को कैसे मार सकती है? अमन, जब बात प्रॉपर्टी पे आ जाती है ना, तो अच्छे अच्छे साधु भी डाकू बन जाते हैं। होते होंगे सर, पर गुरप्रीत ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी और करण की बिल्कुल भी नहीं बनती थी ना? हाँ, वो मुझे पसंद नहीं करता था, क्योंकि मैंने और गुरप्रीत ने उसके पापा की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। लेकिन मैंने करण को नहीं मारा, और ना ही गुरप्रीत ने मारा है। नहीं सर, ना मेरी बेटी ना मेरा दामाद, दोनों ही ऐसा नहीं कर सकते। वजह ही नहीं है उनके पास ऐसा कुछ करने की। उनके पास वजह नहीं है तो किसके पास? क्या पता। करण के दोस्त तेजपाल ने बताया कि मर्डर वाली रात करण बाहर खाना खाने वाला था। क्या कोई ऐसी फिक्स जगह थी जहाँ अक्सर करण खाना खाने जाता था? हाँ जी, हमारी कॉलोनी के बाहर ना एक गुड्डू दा ढाबा है, करण अक्सर वहीं जाया करता था। तो मर्डर वाली रात भी करण वहीं गया होगा खाना खाने के लिए? ओ साहब जी, ये तो मुफ्तखोर है। वो खाना खाने हमेशा यहीं आता है, और 100 में से 80 बार तो इसके पास पैसे नहीं होते। उस रात भी यही हुआ था। ना हुआ पाजी, 200 हो गया तेरा। क्या हुआ पाजी? गड़बड़ हो गई। तो क्या आज फिर पर्स का पुल है? वो साले बखारी तो शर्म नहीं आती, और रोज ऐसा फ्री का खाना खाने हैं। और पैसे कौन देगा? तेरा बाप? पाजी बाप पे मत जाओ वरना। और क्या वरना? वो एक तो फ्री का खाना खाता है, ऊपर से चौड़ा होता है। कॉलर छोड़ो मेरा। ओए, और तुम बहुत मार खाए हो मेरे से। पाजी रुको यार, क्यों लड़ रहे हो? यार पैसे नहीं देता यार। तो बिल की बात है ना, मैं देता हूँ इसका बिल। कितना हो बताओ? 200 हो गया। हेलो, हो ठीक है, चलो चल। कौन था वो आदमी जो करण को अपने साथ ले गया था? पता नहीं साहब जी, वो पहली बार आया था, मैंने पहली बार देखा उसे। शक्ल याद है? स्केच बनवा सकते हो? साहब जी, स्केच तो मुश्किल है, मैंने उसकी शक्ल अच्छे से नहीं देखी। पर एक काम कर सकता हूँ, अगर वो दोबारा आएगा तो मैं आपको फोन करके बता सकता हूँ। ये पुलिस वाले भी कुछ भी बोलते हैं। मैं अपने भाई को मारूंगी, वो भी प्रॉपर्टी के लिए। अगर ऐसा नहीं था तो उसके कमरे में पेपर चुराने क्यों गई? गुरप्रीत, तुमने पेपर चुराए? किसने मर्डर किया था करण का? क्या बरखा और निहाल ने, जिनके प्यार के बीच करण आ गया था, या हरजोत ने, जो बचपन से ही करण से प्यार करती थी लेकिन करण सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था? या फिर कातिल कोई अपना ही करीबी था, शायद करण की अपनी बहन गुरप्रीत, जो जायदाद में हिस्सा चाहती थी? सभी संदिग्धों के पास कत्ल का मकसद था, पर पुलिस के पास किसी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। पुलिस ने इस केस में अंधेरे में एक तीर चलाया था। क्या वो तीर निशाने पर लगने वाला था, या फिर इस केस की दिशा बदलने वाली थी? सर, निहाल ने ऐसा क्या किया है जो आपने उसे लॉकअप में बंद किया हुआ? जिस वक्त जिस रात करण का मर्डर हुआ, निहाल तुम्हारी कॉलोनी में था, और वो बताने से मना कर रहा तो वहाँ क्या कर रहा था? उस रात, उस वक्त वो मेरे साथ था। सबूत क्या है इस बात? सर एक मिनट। सर, ये हमारी पर्सनल पिक्चर्स हैं। इन्हें मैं आपको दिखाना तो नहीं चाहती थी, पर मैं निहाल को अंदर सड़ने भी नहीं दे सकती। आप देख लीजिए। सर, एक जबरदस्त खबर मिली है। इंद्रजीत चड्डा नाम का हिस्ट्री शीटर है,
साहब पिछले हफ्ते 3 लाख की फिरौती उठाई है। फिरौती किसकी है साहब कह नहीं सकता, करण की या किसी और की। कहाँ मिलेगा इंदर ये चड्डा? क्या हुआ सर जी, क्यों दौड़ा रहे हो? चल थाने, अब हमारा डंडा तुझे दौड़ाएगा। करण उस दिन इसी के साथ गया था? ओ हाँ जी, तो यही था। भाई कौन हो आप? मैं जानता हूँ आपको। नहीं, बस इतना समझ ले कि थोड़ी इंसानियत बची है मेरे में, और तुझसे एक छोटा सा काम भी था, इसलिए तेरी मदद की मैंने। मुझसे क्या काम होगा? कुछ खास नहीं, बस पता चला कि तू ड्रग्स लेता है, इसीलिए। पुलिस वाले हो क्या? अरे डर मत, पुलिस वाला नहीं। एक्चुअली मैंने अभी अपना ड्रग्स का धंधा शुरू किया, तुझे भी कुछ हो तो बोल दे। बोल दूंगा, लेकिन स्टफ अच्छा होगा तभी। 1 नंबर स्टफ है मेरे पास, 1 नंबर। ट्राई करेगा? अभी है? ट्राई करवा सकता हूँ, लेकिन तुझे मेरे साथ साहिब नगर तक चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं मेरा सारा धंधा वहीं से ही ऑपरेट करता हूँ। यार आजकल पुलिस ने बहुत टाइट करके रखा है, तो कुछ दिन के लिए थोड़ा छुप के माल बेच रहा हूँ। आगे से कुछ भी चाहिए तो यहीं आना। हाँ ठीक है, लेकिन अभी तो माल दो। ये ले तेरा माल। अरे जब जेब में था तो उधर अमृतसर में ही दे देते ना, इधर क्यों लेके आए? अगर अमृतसर में दे देता तो तुझे मेरे ठिकाने कैसे पता चलता? ट्राई करो, बता कैसे। हमें पता चल गया कि करण का मर्डर तो नहीं किया। बोल, सुपारी किसने दी? बोल बोल। बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ। क्यों मारा करण? वो तुझे पसंद नहीं करता था इसलिए, या गुरप्रीत को हिस्सा नहीं दे रहा था इसलिए? तेरे इस प्लान में गुरप्रीत भी शामिल थी? नहीं नहीं, गुरप्रीत ने कुछ नहीं किया, उसे तो मालूम भी नहीं था। उसे नहीं मालूम तो किसे मालूम? ये सब मैंने अकेले नहीं किया। ऐसा क्या हुआ था कि करण की जान लेने की नौबत आ गई? क्यों किया आपने? इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। ये मेरे अकेले का प्लान था। अमन तो सिर्फ मेरी मदद कर रहा था। आपने अपने इकलौते बेटे की जान ली? क्यों? करण ने अपने पापा की डेथ को बुलाने के लिए शराब का सहारा लिया। फिर वो रोज रोज पीने लगा। मुझे उसकी चिंता होने लगी। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उसे पैसे देना भी बंद कर दिया। जब देना बंद किया तो उसने छीनने शुरू कर दिए। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो हमेशा मुझसे झगड़ा करना शुरू कर देता था। फिर वो नशे के लिए मेरे जेवर तक चुराने लगा। मुझे लगा वो सिर्फ शराब पीता है, पर फिर एक दिन मैंने उसे ड्रग्स लेते हुए देखा और मैं पूरी तरह हिल गई। वो मेरी आंखों के सामने बर्बाद हो रहा था और मैं कुछ नहीं कर पा रही। उस दिन मैंने तय कर लिया कि मैं करण को 1 रुपया नहीं दूंगी। 4 दिन गुजर गए, करण ने ड्रग्स नहीं लिए। मुझे लगा करण ड्रग्स छोड़ सकता है। वो ड्रग्स छोड़ रहा है और मैं उसकी मदद कर रही हूँ, लेकिन उसका नतीजा इतना भयानक हो सकता है, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पर्स कहाँ है मम्मी? आपका कहाँ छुपाया आपने?
प्लीज बता दो ना पर्स कहाँ है। नहीं बताऊंगी, और तेरे ड्रग्स के लिए तो 1 रुपया नहीं दूंगी तुझे मैं। क्या कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, शांति से बता दो कहाँ रखा है पर्स। 1 रुपया नहीं दूंगी, तुझे जो करना है तू कर ले। मार दूंगा मैं। करण ने मुझे मार मार कर मेरे हाथ पैर और पसलियां तोड़ दी। इतना मारा कि मैं 1 महीने तक बिस्तर से उठ नहीं पाई। उस दिन के बाद जब भी मैं उसे पैसे देने से मना करती, वो मुझे बुरी तरह मारता। इतना मारता कि कभी कोई सोच ही नहीं सकता है कि एक बेटा अपनी माँ को इतना मार सकता है। लेकिन एक दिन मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई और मैंने अमन से मदद मांगी। मेरी हालत देखकर वो मेरी मदद करने के लिए राजी हो गया। मैंने और गुरप्रीत ने करम को 2-3 बार जबरदस्ती नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा था, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से वहां से भाग आता था। मेरा बेटा तो कब का मर चुका था। ये तो एक शैतान था, एक जल्लाद था, जिसका मर जाना ही ठीक था। आपका बेटा करण गलत जरूर था, और शायद उसे बचाया जा सकता था। अगर आप पुलिस में कंप्लेंट करती तो करण जेल में होता, जिंदा होता, तब शायद ठीक भी हो जाता। उसे मौत की नहीं, मदद की जरूरत थी। आपने अपने इकलौते बेटे की जान ले ली, खुद की, अपने दामाद की, अपनी बेटी की, सबकी जिंदगी खराब कर दी। आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल के लिए, धारा 34 के तहत षड्यंत्र के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। हरलीन के मुताबिक उसके पास अपने बेटे करण को बचाने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन ऐसे केसेस में प्यार और धैर्य के साथ लगातार कोशिश करते रहना ही एक सही तरीका है ड्रग एडिक्ट्स की मदद करने के लिए। क्योंकि अलग करना समस्या का हल नहीं है, बल्कि उन्हें अपनाकर जीवन के प्रति सही दिशा दिखाकर बेजार होने से बचाना ही इसका सही उपाय है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क, सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।